नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। कुछ दिनों से हम प्रेगनेंसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले आपको बताया था गर्भावस्था क्या होती है, उसके दौरान उत्पन्न वाले जो गर्भावस्था में परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। सामान्य कष्ट क्या हैं और उनका कैसे निवारण किया जा सकता है उसके बारे में बात की थी, और भी कई तरह की जानकारियां जो हैं उससे रिलेटेड आपको दी गई थी। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भकालीन देखभाल। तो प्रेगनेंसी के दौरान एक स्त्री की देखभाल कैसे की जानी चाहिए और उसको अपना स्वयं का ध्यान भी रखना चाहिए, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो गर्भवती महिला जो है उसको प्रारंभ से ही किसी अच्छे चिकित्सक के संरक्षण में रहना चाहिए। जैसे ही उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, तो एक अच्छे डॉक्टर की सलाह जो है उसको लेते रहना चाहिए और अपना चेकअप एक अच्छी जगह से ही कराना चाहिए। और पूरा जो भी गर्भावस्था का समय काल होता है, जो भी अवधि होती है, उस अवधि के दौरान उसे एक अच्छे चिकित्सक के संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि गर्भकाल के दौरान अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। गर्भकाल के प्रारंभिक महीनों में प्रति माह तथा अंतिम माह में प्रति सप्ताह चिकित्सालय जाकर विस्तार पूर्वक जांच करा लेनी चाहिए। इस जांच में गर्भ के विकास तथा महिला के सामान्य स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है, और इसके लिए ब्लड प्रेशर है, हीमोग्लोबिन कितना है उसका, इस स्तर की जांच करने के लिए ब्लड लिया जाता है। यूरिन की भी जांच की जाती है समय समय पर। शारीरिक वजन व अन्य संबंधित बिंदुओं के बारे में भी जानकारी रखी जाती है। तो प्रत्येक गर्भवती महिला के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो चिकित्सक के पास एवं गर्भवती स्त्री के पास रखा जाता है, जिसमें समय समय पर उसका विवरण अंकित किया जाता है। यह व्यवस्था प्रसव पूर्व केंद्रों में होती है, जहां पर नियमित चिकित्सा संबंधी जांच की जाती है। स्वस्थ बालक व स्वस्थ माता के लक्ष्य की पूर्ति करना आवश्यक होता है। गर्भवती महिला को गर्भावस्था में स्वस्थ रहने के लिए अपने आहार, अपने वस्त्र, किस तरह का उसको डाइट लेनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, स्वच्छता इत्यादि की उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए उसे अपना जो है स्वयं ध्यान रखना चाहिए, और जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी ये कर्तव्य है कि वो गर्भवती स्त्री का पूरा ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, कि उसका स्वास्थ्य जो है वो कैसा होना चाहिए। जैसा कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव जो है वो बच्चे के विकास पर भी पड़ता है, इसलिए गर्भावस्था में मां के साथ साथ शिशु के स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा का भी ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य होता है। एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वायु का होना, टेम्परेचर यानी कि तापक्रम, आर्द्रता, नमी व प्रकाश की आवश्यकता रहती है। तो जैसा पहले शुरू में इस कोर्स के शुरू में आपको बताया था, स्वास्थ्य जो है कई तरह का होता है। फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल है, एटसेट्रा एटसेट्रा के बारे में हमने बात की थी। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो है उसे निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसा कि शुद्ध वायु का सेवन करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है, और इस अवस्था में शिशु का विकास व अन्य सेल्स का निर्माण जो है तीव्रता से होता है, और सेल्स व तंतुओं का निर्माण होता है, उसके मरम्मत का कार्य भी साथ साथ चलता रहता है। और अगर उसको शुद्ध वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की मात्रा उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, तो उसके जो सेल्स हैं या बच्चे के जो कोशिकाएं हैं या तंतु हैं, उनके निर्माण में बाधा हो सकती है। फिर यह है कि उसको सूर्य का प्रकाश जो है वो पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। उसको जब भी संभव हो सके सूर्य के प्रकाश में उसको रहना चाहिए, उसमें बैठना चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो कि सक्रिय होता है। लोहा तत्व, कैल्शियम
इत्यादि, लवण रक्त तथा अस्थियों के निर्माण में ये सब जो है सहायक होते हैं। और सूर्य का प्रकाश एक औषधि का कार्य करता है, क्योंकि विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसलिए गर्भवती महिला को प्रातःकाल या शाम के समय खुली हवा में घूमना अनिवार्य होता है। और सर्दियों के दिन है तो उसको अवश्य ही थोड़ा बहुत धूप का सेवन करना चाहिए, ताकि पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी उसको भी मिल सके और उसके बच्चे को भी प्राप्त हो सके, जिससे कि हड्डियां जो हैं मजबूत रहती हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इसका पूरे शरीर पर जो है प्रभाव पड़ता है और काफ़ी वीकनेस हो सकती है। फिर है वेंटिलेशन के बारे में। तो जहाँ पर भी वो रहती है उसके विंडोज, डोर्स, खिड़की, दरवाजे, रोशनदान के माध्यम से जो वेंटिलेशन है वो उचित होना चाहिए, जिससे कमरे का तापमान नियंत्रित रहता है और उसको रेस्ट स्लीप जो है वो अच्छी तरह से प्राप्त हो सकती है। आराम व निद्रा के लिए एक शीतल वातावरण की आवश्यकता होती है। फिजिकल स्वास्थ्य के साथ साथ उसका मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। गर्भावस्था में अगर मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए तो उसका जो प्रभाव है उसके पूरे शरीर पर, उसकी फिजिकल हेल्थ पर, स्पिरिचुअल, सोशल हेल्थ, सभी बातों पर जो है पूरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उसका दुष्प्रभाव जो है बच्चे की स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए उसके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसलिए गर्भावस्था में मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखना बहुत ही अनिवार्य है। अगर कोई उसको मानसिक तनाव दे दिया जाए या उसको है चिंता, भय, क्रोध, इन बातों से उसको दूर रहना उचित रहता है। ये माना जाता है कि गर्भावस्था में गर्भवती महिला के विचार, संवेग, भावना इत्यादि जो है शिशु के विकास को प्रभावित करते हैं और ये सत्य भी है। स्वस्थ मनस्थिति रहने से प्रसन्नता होती है, सुंदर, रंगीन, अच्छे बच्चे जो हैं पैदा होते हैं। अच्छे धार्मिक, ज्ञानात्मक विचारों की पुस्तकों का उसको अध्ययन करना चाहिए। घर में शांति, प्रसन्नचित्त वातावरण बनाए रखना अनिवार्य होता है। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ साथ जो भी उसका सोशल सर्कल है, अन्य प्रकार की सभी बातों का जो है ध्यान इसमें रखा जाना चाहिए। फिर हम उसके आहार यानी कि डाइट की बात करते हैं। तो गर्भावस्था में महिला को जो है पौष्टिक आहार देना अनिवार्य होता है, जिसमें उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भोज्य पदार्थ हैं, जैसे अनाज है, दालें हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, जड़दार सब्जियां, फल, दूध, फैट्स और ऑयल, शक्कर है, गुड़ है। अगर वो नॉन वेज पसंद करती है, एग्स वगैरह या फिश वगैरह, तो इन सबको जो है उसके आहार में सम्मिलित करना चाहिए और जितनी मात्रा अनिवार्य होती है वो उसके डाइट में होनी चाहिए। महिला को गर्भावस्था में पौष्टिक आहार देना अति ही अनिवार्य होता है। इस अवस्था में माता जो है अपनी आवश्यकता के साथ साथ, क्योंकि शिशु की पोषक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है और इस अवस्था में कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता जो है बहुत अधिक होती है। साथ ही अगर महिला अधिक परिश्रम करती है, बहुत अधिक कार्य कर रही है, तो भी ऊर्जा जो है अधिक व्यय होता है। तो इसलिए उसे अच्छे से पौष्टिक आहार देना चाहिए, ताकि जो भी कैलोरीज हैं, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पौष्टिक तत्व हैं, उन सब की पूर्ति जो है अच्छे से हो सके। एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने का लक्ष्य पूरा करने के लिए भोजन में पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में होना अति अनिवार्य होता है। एक गर्भवती स्त्री के पाचन प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए भोजन जो है दिन में 2 से 3 बार सरलता से पचने वाला होना चाहिए और 6 बार कुछ हल्का भोजन लेना उपयुक्त रहता है। तो पहले भी बताया था आपको कि जो उसका अंतराल है, थोड़े थोड़े अंतराल पे उसको कई बार जो है भोजन देना चाहिए और ऐसा भोजन देना चाहिए कि वो उसे आसानी से पचा सके।
गर्भावस्था में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट के 10% तक बढ़ जाने के कारण अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, इसलिए उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। शिशु का विकास, प्लेसेंटा और गर्भाशय इत्यादि के बढ़ जाने से ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि होती है। ICMR की दैनिक आवश्यकता की तालिका के अनुसार जितना भी एक सामान्य महिला को कैलोरीज दी जाती हैं, उसमें 300 कैलोरी जो है वो अधिक चाहिए होती है, इसलिए उसमें 300 जो है प्लस कर दी जाती है। जैसे किसी साधारण व मानसिक कार्य करने वाले को मान लो दैनिक ऊर्जा जो है 2000 चाहिए, तो उसमें 300 जो है प्लस कर दी जाती है। अगर भारी कार्य करने वाली महिला हो तो उसी अनुसार जो है उसमें 300 कैलोरी ऊर्जा और जोड़ दी जाती है, जितनी वो सामान्य रूप से उसको दी जानी चाहिए। फिर ये कि गर्भावस्था में जैसा कि मॉर्निंग सिकनेस होती है, वमन और इस तरह से यूरिन और ब्लड में से जो है कार्बोहाइड्रेट निष्कासित होने लगते हैं। प्रोटीन की मात्रा जो है शारीरिक वृद्धि, निर्माण कार्य व टूट फूट मरम्मत के कार्यों के लिए काम में आती है, इसलिए 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन जो है शरीर को दिया जाता है। जितना एक सामान्य महिला को प्रोटीन दिया जाता है उसमें 15 ग्राम की मात्रा जो है और जोड़ दी जाती है। और इसलिए जो गर्भवती स्त्री है उसके आहार में दूध, पनीर, अंडा, दालें, पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, अन्य सब्जियां, मूंगफली इत्यादि का सेवन भी करवाना चाहिए। रक्षात्मक एवं उपापचयात्मक कार्यों के लिए खनिज, लवण एवं विटामिनों की आवश्यकता अधिक रहती है। इस अवस्था में क्या अस्थियां हैं, दांतों का निर्माण है, रक्त कोशिकाओं एवं अन्य कार्यों के जो है अधिक आवश्यकता होती है। जितना भोजन में रेशे हैं, सेलुलोज अवश्य होने चाहिए ताकि पाचन प्रणाली जो है सुव्यवस्थित रह सके। फल सब्जियों के रेशे सलाद के माध्यम से, दालों के छिलके और आटे की भूसी इत्यादि से प्राप्त होते हैं। तो चोकर युक्त आटा जो है इसमें खाना चाहिए। पहले भी आपको बताया था, इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन से बचाव किया जा सकता है। और कई निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे भोजन दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार दिया जाना चाहिए, यानी कि कम से कम 6 बार जो है भोजन दिया जा सकता है। साथ ही हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन होना चाहिए। फलों का जूस निकाल करके दिन में कम से कम 2 बार देना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें पीली एवं अन्य जड़दार सब्जियां भी होनी चाहिए। दूध, दही, पनीर, दूध से बने हुए अन्य खाद्य पदार्थ भी आवश्यक रूप से दिए जाने चाहिए। और जब उसका मेन्यू तैयार किया जाए तो जितने फूड ग्रुप्स होते हैं उसमें से सभी भोज्य पदार्थों को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, इंडाइजेशन व डायरिया इत्यादि की स्थिति न रहे, इसके लिए तरल पदार्थों का सेवन अधिक होना चाहिए। साथ ही मिर्च, मसाले एवं तली भुनी वस्तुओं को जो है अवॉइड करना चाहिए, यानी कि अधिक मात्रा में नहीं दिए जाने चाहिए। बहुत अधिक उसकी इच्छा होती है तो हल्का फुल्का जो है दिया जा सकता है, वो भी उसके इंडिविजुअल जो भी उसकी कंडीशंस हैं उन पर डिपेंड करता है। फिर हम बात करेंगे क्लोथिंग, यानी कि कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि गर्भावस्था में जो भी वस्त्र या पोशाक पहनी जाए उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक तो स्वच्छ और साफ सुथरे वस्त्र होने चाहिए क्योंकि इससे जो है शरीर निरोगी रहता है। वस्त्र का चुनाव जो है मौसम पर निर्भर करता है। सर्दी है तो सर्दी के अनुसार वस्त्र पहने जाएंगे, गर्मी में अगर है तो गर्मी के हिसाब से पहने जाएंगे। दोनों जैसा कि सीजन उस दौरान आ रहे हैं तो उसका ध्यान रखा जाता है। वस्त्र हमेशा ढीले होने चाहिए, सुविधाजनक होने चाहिए, और ताकि जो भी मूवमेंट है वो अच्छे से हो सके। शिशु के विकास के लिए जो है श्वसन, रक्त संचरण व पाचन प्रणाली को सुव्यवस्थित रखने के लिए वस्त्रों का सुविधाजनक और उपयुक्त होना अनिवार्य है। इसलिए जो ढीले ढाले वस्त्र होते हैं उनका चुनाव किया जा सकता है। और
इस तरह सा कपड़ा जो है होना चाहिए जिसमें कि हवा का समांतन हो सके, और नेचुरल फाइबर वाले वस्त्र जो है पहने जाने चाहिए, ढीले होने चाहिए, बहुत अधिक कसे हुए नहीं होने चाहिए। पैरों में ऊंची एड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे कमर व पीठ में दर्द होता है। बहुत अधिक चटकीले वस्त्र नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ सुंदर, चमकीले और थोड़े फ्लोरल डिजाइन के ऐसे वस्त्र होने चाहिए जिनसे कि मन भी प्रसन्न रहे। और इन सब बातों का क्या है प्रभाव शिशु के विकास पर भी पड़ता है। इसलिए वस्त्रों के माध्यम से अपने को सुंदर व आकर्षक बनाकर वह इस समस्या का समाधान कर सकती है। फिर हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता। तो उसे जो है व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। सर से पांव तक अपनी पूरी सफाई रखनी चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हल्के गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। सर्दियों में गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। इससे क्या किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। बाल, नाखून, आंख, कान व त्वचा की नियमित सफाई करनी चाहिए। इससे क्या ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, मनस्थिति प्रसन्न रहती है, शांत रहती है, मस्तिष्क का भारीपन कम हो जाता है। दांतों को नियमित रूप से दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। और स्वास्थ्य का स्तर जो है उन्नत बनाने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिए, उसका जो है पूरा उसे ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों से आराम का अनुभव होता है। फिर हम बात करते हैं व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज की। तो जैसा कि गर्भवती महिला के लिए सामान्य रूप से व्यायाम करना बहुत ही उपयोगी होता है। नींद अच्छी आती है, पाचन क्रिया सुव्यवस्थित रहती है और ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से होता है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्रवाहित होती है, गतिशीलता बनी रहती है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुखद बना रहता है, मन प्रसन्न रहता है। नियमित रूप से खुली हवा में सरल व्यायाम करना लाभकारी होता है। शरीर में चुस्ती रहती है। भोजन ग्रहण करने के पश्चात उसे जो है वॉकिंग करनी चाहिए, घूमना चलना फिरना चाहिए। हवादार स्वच्छ सुंदर स्थान पर व्यायाम करना चाहिए। ढीले वस्त्र पहनने चाहिए और इस तरह से जो है हल्की फुल्की एक्सरसाइज की जा सकती है। ये सब करने से जो है वो जो है सामान्य रहती है। किसी भी तरह का गंभीर रोग जो है उससे बचाव रहता है। फिर है रेस्ट एंड स्लीप, निद्रा व विश्राम। तो जैसा कि गर्भावस्था में स्त्री को थकान का अनुभव जल्दी हो जाता है, इसलिए 8 घंटे की नींद वैसे तो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। उसके सोने का कमरा शांत, ठंडा, हवादार और आर्द्रता नियंत्रित होना चाहिए और उसको किसी भी तरह की मानसिक तनाव, कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए ताकि वो साउंड स्लीप ले सके। और बीच बीच में भी उसको विश्राम करते रहना चाहिए। भोजन खाने के पश्चात दोपहर में भी उसको थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो ये वाली स्टेज जो है बहुत ही आसानी से और सुविधाजनक इसको निकाला जा सकता है। फिर है इंटेस्टाइनल हेल्थ यानी कि आंतों का स्वास्थ्य। जैसा कि गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अधिक स्राव होता है, साथ ही आंतों व आमाशय पर गर्भाशय का दबाव पड़ता है, जिसके कारण आंतों की मांसपेशियों में सक्रियता शिथिल हो जाती है। पेशियों का संकुचन विमोचन प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण भोजन धीरे धीरे आगे की ओर सरकता है और पूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं हो पाता है, यानी कि इनडाइजेशन या कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो गर्भावस्था में अगर ऐसा होता है तो आयरन की जो है अतिरिक्त खुराक ली जा सकती है, जो कि मांसपेशियों के कमजोर होने से बचाती है। भोजन में फल, सब्जी, सलाद लेना चाहिए। पहले भी आपको बताया है, दालें हैं, चोकर सहित आटा है, ये सब जो है पाचन प्रणाली को व्यवस्थित रखते हैं। किस तरह का कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन हो रहा है तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
और व्यायाम करना चाहिए। चलना घूमना नियमित रूप से हल्का व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। फिर है ब्रेस्ट केयर। तो गर्भावस्था में 24वें सप्ताह बाद या छठे महीने में ब्रेस्ट की विशेष देखभाल रखने की आवश्यकता होती है। कई बार उनमें ग्रंथियां बढ़ जाने से सामान्य पीड़ा होती है हल्की सी, तो उससे गर्म पानी से या गर्म सेक करने से आराम मिलता है और गुनगुना पानी व रुई की सहायता से उसे साफ करना उचित रहता है। जैसे कि ब्रेस्ट की त्वचा जो है शीघ्रता से सूखी पड़ जाती है, तो उस पर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम जो है लगाई जा सकती है, उससे जो है आराम मिलता है, या ऑयल वगैरह लगाया जा सकता है। उसके बाद ये तो है कि क्या क्या केयर करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान। फिर जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर, वो है कि एंटीनेटल केयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि प्रसव पूर्व केंद्र व उनका क्या महत्व है। तो प्रसव पूर्व केंद्र के लक्ष्य गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री की देखभाल करना है और स्वस्थ शिशु को जन्म देना है। तो प्रसव पूर्व केंद्रों के लक्ष्य जो हैं ये कई होते हैं, जैसा कि गर्भावस्था में महिला का स्वास्थ्य स्तर उन्नत रखना केंद्रों का मुख्य लक्ष्य माना गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक केंद्र सदा प्रयत्नशील रहता है। गर्भावस्था में जैसा कि अनेक शारीरिक व मानसिक कष्ट रहते हैं, इसलिए प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों पर इन कष्टों का शीघ्र निदान कर उपचार व्यवस्था की जाती है। स्वस्थ शिशु का जन्म होने का ध्येय लेकर संस्था कार्यरत करती है। गर्भकालीन विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न न हो, उसके पहले से पहचान करके उपचार किया जाता है। अनेक केंद्रों में गर्भवती स्त्रियों को निःशुल्क संतुलित भोजन भी दिया जाता है। साथ ही अंधविश्वास को दूर कर सही जानकारी दी जाती है और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने व चिंता भय से मुक्त रहने की प्रेरणा दी जाती है। प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं की शारीरिक स्थिति के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो अधिक खतरे की स्थिति, अगर हाई रिस्क कैटेगरी है, या उसमें क्या होता है, पहले गर्भ का होना, 35 वर्ष से अधिक आयु वाली गर्भवती महिला है, अगर 4 से अधिक बार गर्भवती रह चुकी है, गंभीर रोग है, उसको कोई हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, गर्भकालीन विषाक्तता से पीड़ित है, निरंतर गर्भपात या भ्रूण की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थितियों जो है वो हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं। और कम खतरे में स्वस्थ गर्भवती महिला जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम हो, दूसरा व तीसरा शिशु, चिकित्सीय कोई दोष ही नहीं है, अन्य बीमारी, संक्रमण या विषाक्त स्थिति नहीं है और सामान्य प्रसव संबंधी इतिहास होना चाहिए और आदतन गर्भपात या अन्य विकार या कोई भी समस्या ना हो। फिर है कि प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों की कार्यप्रणाली क्या होती है। तो गर्भवती स्त्री की जांच हो जाने के पश्चात तथा गर्भावस्था के लक्षण के पता चलने के 9वें तथा 10वें सप्ताह में प्रसव पूर्व सेवा केंद्र में जाकर एक निर्धारित प्रपत्र यानी कि प्रोफार्मा भरकर गर्भावस्था की देखभाल प्रारंभ की जाती है। इस प्रपत्र में महिला व उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। गर्भवती महिला की जाति, धर्म, विवाह की स्थिति, तिथि, पति की आयु, सामाजिक स्तर, व्यवसाय, ब्लड ग्रुप व अन्य शारीरिक विश्लेषण, जैसे उसका वेट क्या है, ब्लड प्रेशर कितना है, कोई डिजीज तो नहीं है, शारीरिक दोष तो नहीं है, इत्यादि इत्यादि का विवरण, जिसे सामान्य चिकित्सा संबंधी इतिहास के विषय की जानकारी में लिखा जाता है। फिर प्रत्येक माह प्रसव केंद्र में पुनः जांच की जाती है और संपूर्ण विवरण, जैसे उसका वजन, लंबाई, हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड प्रेशर, यूरिन टेस्ट इत्यादि का परीक्षण किया जाता है। इसके साथ साथ भ्रूण की क्या स्थिति है, हार्ट बीट कितनी है, कितने विकास हो रहा है, डेवलपमेंट, और किस दिशा में है, वो सब जो है इसका परीक्षण किया जाता है। फिर अंतिम 9वें महीने में 15 दिन के अंतराल पर जांच की जाती है। प्रत्येक अवसर पर गर्भवती स्त्री को सुझाव दिए जाते हैं, दवाइयां दी जाती हैं, उसके डाइट और स्वच्छता इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। यदि कोई चिकित्सा संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए
उचित सलाह व उपचार की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये है प्रसव पूर्व केंद्र क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है और उनका कार्य प्रणाली क्या है, और किस तरह की खतरे की स्थिति में जो है उसको उनको रखा जाता है। तो दोनों तरह की खतरे की स्थिति में ये जो है हेल्प करते हैं, चाहे वो अधिक खतरा हो या फिर कम खतरा हो। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गर्भकालीन विषाक्तता क्या होती है। थैंक यू।